मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। दिवाली का शुभकामना देता हूँ। और अभी हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ है। उस हिसाब से आज का प्रोग्राम मैं शुरुआत करूंगा। आज का विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जनरल बॉडी। क्योंकि नॉर्मली जनरल बॉडी 30 सितंबर ऑफ एवरी ईयर हमें कंटिन्यू करना रहता है। तो जनरल बॉडी के लिए क्या कालावधि दिया है, क्या जनरल बॉडी के कोई एक्सटेंशन अवेलेबल है या नहीं है, एक्सटेंशन है तो कितना कालावधि का एक्सटेंशन है, इस तरह से हम जनरल बॉडी कर पाएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है, विच वी ऑल नो, रिलेटेड टू ऑडिट। ऑडिट कब करना है, ऑडिटर किधर से अपॉइंट कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करना है, क्या उसको कोई एक्सटेंशन दिया है। all know that audit has to be completed in 4 months from the corporate year, which means ऑडिट जो है लगभग आपको 30 सितंबर के पहले, मतलब लगभग 31 जुलाई को खत्म करना है। और 1 महीने के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। ऑडिट रिपोर्ट जो है नॉर्मली हैज टू बी गिवन बाय 31 अगस्त। सो दिस वे वी हैव रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ द कोविड। तो क्या रिलैक्सेशन है, क्या जीआर है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट which normally is handled or which is asked is regarding election। तो हम डॉक्टर किशोर मांडे जी भी जानकारी लेंगे कि इलेक्शन को लेकर क्या कोई प्रावधान है, किस तरह से हम कर पाएंगे। तो इलेक्शन छोटा सोसाइटी का कब होगा, कैसा होगा, ऑल दिस क्वेश्चंस वी वुड लाइक टू हैव आंसर डिपार्टमेंट। Accordingly, being a cooperative week, I welcome each one of you. And in this cooperative week, I also congratulate you and give you best wishes. The purpose of this cooperative week, which is celebrated throughout throughout the country, is just to educate, guide the members who are involved in the cooperative sector. With this, Dr. Kishore Mande, District Deputy Registrar, and the Command Authority for MOFA has already joined. Under his guidance, District Deputy Registrar 4, Mumbai, we have arranged this program. So we are only supporting them. Over to मित्रांनो, आज आपल्या सहकार सप्ताह आपण जो साजरा करतोय 14 ते 20 या सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण एकत्र भेटतो आहोत. आणि आता दिवाळी जे झाली तर दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्राचं आपल्यासाठी असलेलं योगदान किती महत्त्वाचं आहे, तर याची एक आठवण म्हणून आपण या सप्ताह साजरा करतो आहोत. तर सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने वेगवेगळे कार्यक्रम राज्यामध्ये आयोजित केले जात आहेत. परंतु कोरोनाच्या कालावधीत बाहेर आउटिंगला कार्यक्रम होत नाही. तर बऱ्याच वेळा मी रमेश प्रभूंना म्हटलं की आपण एक ऑनलाईन सेमिनार अरेंज करू, सो दॅट वी विल बी कनेक्टेड टू इच अदर. तर मी ह्या सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने अपॉर्च्युनिटी घेऊन मला काही गोष्टी सांगायच्या आहेत. मध्ये लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच गोष्टीच्या आपल्याला अडचणी आल्या होत्या. आता मी मराठी बोललं चालेल ना, सर्वांना समजतंय ना? तर लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच गोष्टी आपल्या झाल्या की ऑडिट विषयी प्रश्न निर्माण झाले, इलेक्शन घ्यायच्याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले, डिव्हिडंड वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला. तर ह्या प्रश्नाच्या संदर्भात वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला गेला आणि त्या निमित्ताने शासनाने काही सर्क्युलर काढलेले आहेत, बरेचसे जीआर वगैरे काढले आहेत. तर आपण त्या निमित्ताने थोडंसं त्या जीआरच्या संदर्भात थोडंसं बोलू. आता सुरुवातीला मी डायरेक्ट विषयाला सुरुवात करतो की एजीएमच्या संदर्भात एक जीआर निघालेला आहे. बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न असतो की अॅन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग आता कधी घ्यायची, कशी घ्यायची. तर सर्वसाधारणपणे आपण वर्ष संपल्यानंतर म्हणजे 31 मार्च संपल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये आपल्याला सर्व ऑडिट वगैरे प्रक्रिया पूर्ण करून आपला वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यायची असते 30 सप्टेंबरला. तर ह्यावेळी कोविड-19 मुळे आपण ती सभा घेऊ शकलो नाही. तर बऱ्याचशा लोकांना हा प्रश्न होता की ऑनलाईन ती घेता येईल का. तर ऑनलाईन घ्यायला अजून आपल्याला परवानगी तशी मिळालेली नाही ऑफिशियली. तर ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभा घ्यायची नाहीये. परंतु तुम्ही आता सर्वच अनलॉक झाल्यामुळे, पुन्हा शारीरिक सुरू झाल्यामुळे आपण डायरेक्ट एजीएम घेऊ शकतात. एजीएम घेण्यामध्ये आपल्याला कुठली अडचण नाही. फक्त जर कमी सभासद असतील तर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आपल्याला एजीएम घेता येईल. परंतु तरी देखील शासनाने जो आता जीआर काढलेला आहे त्याच्यानुसार आपल्याला एजीएम घेण्यासाठी 31 मार्च पर्यंतची मुदत दिलेली आहे. मला असं वाटतं 31 मार्च 2021 पर्यंतची मुदत दिलेली आहे. तर तोपर्यंत आपण एजीएम नाही घेतली तरी आपल्याला काही अडचण येणार नाही. पण तत्पूर्वी मग एजीएम घ्यायची नाही तर
ऑडिटरची नेमणूक कोणी करायची, डिव्हिडंड द्यायचा की नाही, असे काही प्रश्न होते. तर ते सुद्धा शासनाने ते प्रश्न सोडवलेले आहेत. तर ते डिव्हिडंड देण्याबाबतचा जो अधिकार आहे तो समितीला दिलेला आहे. तर समिती आता डिव्हिडंडचं वाटप करू शकते. फक्त एकच आहे की त्यानंतर जो निर्णय त्यांनी घेतलेला असेल तो निर्णय परत येणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये रॅटिफाय करायचा आहे, तो सभेसमोर मांडायचा आहे. त्याचनंतर तुम्ही ऑडिटरची नेमणूक देखील करू शकता, समितीला ते अधिकार दिलेले आहेत. तो एक मुद्दा शासनाने GRच्या माध्यमातून क्लिअर केलेला आहे. दुसरा एक विषय होता इलेक्शनचा. तर इलेक्शनला देखील वेळोवेळी मुदतवाढ दिलेली आहे. शेवटची जी मुदतवाढ आता आपल्याला दिलेली आहे ती 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत दिलेली आहे मला असं वाटतं. 31 डिसेंबरचा हा देखील एक GR आहे, 28 सप्टेंबर आता निघालाय. त्याच्यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आपल्याला इलेक्शन घेण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यानंतर बऱ्याच वेळा इतर काही कारणामुळे इलेक्शन झाले नाही तर समितीच्या वैधानिक अधिकाराबद्दल बऱ्याच वेळा लोकांना प्रश्न पडला असतो. तर त्याच्या बाबतीत सुद्धा शासनाने ते क्लिअर केलं आहे की कुठल्याही कारणाने जर इलेक्शन झालं नाही तर ती जी समिती कार्यरत आहे तर त्या कार्यरत समितीलाच कंटिन्यू राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे. ती समिती कंटिन्यू राहील आणि त्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय हे कायदेशीर असतील. हे या बाबतीत शासनाने ते क्लिअर केलं आहे. तर असे काही GR मध्यंतरीच्या काळात निघालेले आहेत. त्याच्यानंतर 154B मध्ये आता ते आपण जे नवीन हाऊसिंग चॅप्टर म्हणतोय तर त्याच्यामध्ये 154B च्या मध्ये ज्या सुधारणा आहेत त्या सुधारणाचा वापर होईलच. तर ती एक गोष्ट आहे. तर हे AGM ऑडिट आणि याच्या संदर्भातले जे GR होते हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. आता प्रामुख्याने ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपल्याला समितीच्या सर्व सभा किंवा विशेष सर्वसाधारण सभा ह्या तुम्हाला ऑनलाईन घेता येतील. फक्त वार्षिक सभा जी घ्यायची आहे, मागच्या वेळी आपण एक वेबिनारमध्ये मी सांगितलं होतं की जर वार्षिक सभा घ्यायची होती 8 जून नंतर जे अनलॉक झालं होतं तर काही लोकांचे प्रश्न होते की 10 मेंबर 12 मेंबर 15 मेंबर असलेल्या सोसायटीमध्ये जर सोसायटीमध्ये जागा असेल तर तुम्ही तुमच्या प्रिमायसेसमध्ये डायरेक्ट मिटिंग घेऊ शकता, फिजिकल मिटिंग घेऊ शकता. तर फिजिकल मिटिंग घेण्याच्या दृष्टीने मला असं वाटतं आता बऱ्यापैकी क्लॅरिटी झालेली आहे, कारण बऱ्याच अंशी आता अनलॉक झालेला असल्यामुळे लोकांना भेटायला काही अडचण नाहीये. आपल्या विषयामध्ये आणखी एक विषय होता त्यानिमित्ताने त्याला कनेक्टेड की कोविड-19 मध्ये काय काळजी घ्यायची. तर ह्याच अनुषंगाने मी सांगू इच्छितो की आपल्याला 3 गोष्टी प्राथमिक पाळायच्या आहेत. एक तर म्हणजे मास्कचा वापर करायचा आहे, दुसरं कंटिन्युअसली हँडवॉश हात धुवायचे आहेत आणि सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करायचं आहे. तर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून आपण सोसायटीचा सर्व कारभार करू शकतो. आपण बाहेर प्रवास करू शकतो तर सोसायटीमध्ये AGM घेऊ शकतो. सोसायटीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मीटिंग आवश्यक असेल तर त्याही घेऊ शकतो. फक्त मास्क वापरणं गरजेचं आहे आणि कंटिन्युअस हात धुणं गरजेचं आहे. तर कोविडमध्ये ही सर्वात जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे, कारण आता आपल्याला कोविडची लस यायला अजून अवधी आहे किंवा येते प्रोसेसमध्ये आहे. तर ह्या सर्व कालावधीमध्ये आपण आपल्या सोसायटीचे कारभार ठप्प करून चालणार नाही. तर आपल्याला सोसायटीचं कामकाज करायला सुरुवात करायला पाहिजे आणि हळूहळू त्या सगळ्या प्रिकॉशन्स घेऊन सुरुवात करायला पाहिजे. आता मला असं म्हणायचं की आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या GRच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगितलंय. मी रमेश प्रभूंना म्हटलं की आपण बेसिकली ही जी चर्चा आहे सहकार सप्ताहाच्या निमित्ताने जी करतो तर सहकार चळवळीचं एवढं मोठं योगदान आपल्या राज्यामध्ये किंवा देशामध्ये असं आहे की इव्हन आपल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा देखील सहकार चळवळीचं जे टर्नओव्हर आहे ते फार मोठं आहे. तर त्या निमित्ताने आपण ही चर्चा करतोय. तर चर्चेमध्ये मी काही भाषण देण्यापेक्षा मला असं वाटतं आपण लोकांना येणारे प्रश्न आणि त्याच्या अनुषंगाने चर्चा केलेली जास्त चांगली राहील असं माझं मत आहे. तर तुम्ही कोणाला जर काही प्रश्न असेल तर चॅट बॉक्समध्ये टाका किंवा डायरेक्टली विचारू शकता. आपण त्या तशी चर्चा करू. तर ती चर्चा जास्त बेटर आणि फायदेशीर राहील असं मला वाटतंय. तर कुणाचे काही प्रश्न असेल तर आपण तशी चर्चा सुरू करू. प्रभू सर पहिला प्रश्न असा आहे की आता इलेक्शन 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत पुढे ढकललेला आहे. प्रश्न असा आहे की फायनल इलेक्शन रूल्स तर कधीपर्यंत येऊ शकतो, ज्याच्यानंतर आपण कधी इलेक्शन घेऊ शकतो. ये पहिल्यांदा मोठा प्रश्न लोकांचा है कि 31 दिसंबर 2020 तक इलेक्शन पोस्टपोन किया है, तो क्या हम लोग कब तक फाइनल रूल अपेक्षा कर सकते हैं, कब तक फाइनल इलेक्शन हो सकता है? नहीं, इलेक्शन रूल्स का जो ड्राफ्ट वगैरह बनाया गया था वो सब फाइनल स्टेज में है, फाइनल स्टेज में था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड वो थोड़ा प्रोसीजर डिले हुआ है. लेकिन अभी 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन दिया है. शायद अभी कोविड का क्या सिचुएशन है, आगे अगर दोबारा कोविड का कुछ ये होता है, पैंडेमिक कुछ अटैक आता है, सेकंड अटैक बोल रहे हैं, तो वो अगर आता है तो फिर थोड़ा सा डिले हो सकता है. अदरवाइज इलेक्शन रूल्स जल्दी ही तैयार हो जाएंगे और आपको इलेक्शन रूल मिलेंगे और 31 दिसंबर के बाद शायद इलेक्शन 31 मार्च, ज्यादा से ज्यादा 31 मार्च के बाद इलेक्शन शायद शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है. दूसरा जो सवाल है अकाउंट्स को लेकर,
देखिए अकाउंट्स हमें 31 जुलाई तक ऑडिट करके खत्म करना था। हम्म, तो अभी बहुत सारा ऑडिटर अपना इनकम टैक्स इसमें उसमें बिजी है। हम्म। तो सोसाइटी का ऑडिट थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, सोसाइटी का मैनेजर भी नहीं आ रहा है। तो हमें मुदतवाद मतलब कितना टाइम तक आपने को ऑडिट करके लेना है? एक 31 मार्च तक आपको मुदत दिया है ना ऑडिट? ऑडिट ऑडिट करने के लिए 31 दिसंबर तक दिया है, मतलब जनरल हम्म, बॉडी 31 मार्च तक दिया है। तो हाँ, जनरल बॉडी के पहले कम से कम ऑडिट होना चाहिए। बराबर है, बराबर। ओके सर, एक सवाल है मिस्टर लक्ष्मण का है। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। हमारा बिल्डिंग है, 13 मेंबर है। 3 आदमी बोलते हैं हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए बिल्डर से, और 10 आदमी बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। तो उसमें क्या फैसला होएगा? 79A में बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाएगा तो? सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल्डर से लेना है। हेलो। हाँ। 10 आदमी बोलते हैं हमको नहीं देगा चलेगा, 3 आदमी बोलते हैं हमको चाहिए ही चाहिए कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का। किसके लिए सिक्योरिटी चाहिए? तो उसमें क्या फैसला होएगा? बैंक गारंटी ना? बैंक गारंटी जो 79 में लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रिक्टली टू बी फॉलो। किशोर मांडे साहेब, त्यांचा प्रश्न असा आहे, हम्म, अंडर सेक्शन 79A 4 जुलाई 2019 को गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन निकाला है हम्म, रीडेवलपमेंट को लेकर। हम्म, उसमें एक प्रावधान है हम्म, कि 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी टेकन एज ए बैंक गारंटी। हम्म, मगर आज के तारीख में हर बिल्डर यही बोलता है कि हमारा प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होने वाला है, आपको 20% का क्यों चाहिए, हम 70% रेरा के अकाउंट में जमा करने वाले हैं और पूरा पैसा प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है, रेरा इसको मॉनिटर करेगा। तो इसके लिए आज के तारीख में हम अलग से बैंक गारंटी दे नहीं सकते। आपको चाहिए तो उसी इक्वलेंट अमाउंट का कुछ फ्लैट आपको सिक्योरिटी देंगे, बट हम आपको बैंक गारंटी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत पैसा जमा करना पड़ता है बैंक में। तो लक्ष्मण जी का सवाल ये है, क्या ऐसे जो प्रावधान 79A डायरेक्शन में है, क्या हम उसको उल्लंघन करते हुए क्या डेवलपर को बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट या बिना बैंक गारंटी क्या हम अपॉइंट कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का प्रोविजन 79 में किया है तो वो सब जो रिडेवलपमेंट प्रोसेस में जितने ही कंप्लेंट्स आते रहते हैं तो कंप्लेंट्स ध्यान में रखते हुए किया है। तो मेरे ख्याल से वो जो 79 का प्रोविजन है वो सही है और उसी हिसाब से करना चाहिए। लक्ष्मण जी, आर यू क्लियर? ओके, हमारे बीच में मोहिंदर। कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकली अभी 3 लोग बोलेंगे टेक्निकली कि भाई 79 में प्रोविजन है तो करना चाहिए, 7 लोग बोलेंगे कि नहीं प्रैक्टिकली यार इतना पैसा कहाँ से वो लाएगा, कि चलो मत करने दो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे जाके फिर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? तो इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया तो अच्छी बात रहती है, लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, क्योंकि हम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रेरा में भी है तो बहुत सारे उसमें ये होते हैं कि उसका प्रोविजंस का मिसयूज करते हुए लोग प्रोजेक्ट अटक जाते हैं फिर बाद में, ऐसा है। करेक्ट। हमारे बीच में मोहिंदर रिजवानी भी है, वो चेयरमैन ऑफ बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बॉम्बे सेंटर का चेयरमैन है। मोहिंदर जी, आपका तजुर्बा क्या है? आपके जो बिल्डर्स है रीडेवलपमेंट में क्या बैंक गारंटी देना चाहेंगे? सर मोस्टली तो अवॉइड ही करना चाहेंगे। बैंक गारंटी के लिए काफी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता, तो वो तो डिफिकल्ट ही है। और आज कोविड के पोजीशन में बिल्डर्स की पोजीशन बहुत ज्यादा टाइट है कि सेल्स पे बहुत काफी इफेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। वी आर ट्राइंग दैट बैंक्स के तो हमारा कुछ टाई अप है जो फाइनेंस करे प्रोजेक्ट्स को, तो ये प्रोजेक्ट जो स्टॉल्ड हुए वो आगे बढ़े। तो ये कोशिश जारी है। अभी हमारा हाउसिंग मिनिस्टर ने भी, हाउसिंग मिनिस्ट्री के साथ भी बातचीत चल रही है, नई हाउसिंग पॉलिसी में भी कुछ काम चल रहा है, उसके लिए भी कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि 2007 का हाउसिंग पॉलिसी चल रहा है अभी तक, तो उसको भी चेंजेस करने का कुछ प्लान चल रहा है। तो उसके लिए भी हमारा उनके अंडर सेक्रेटरी का मीटिंग हुई है, देखते हैं आगे कैसे होता है। ओके सर। सर, हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सोसाइटीज में एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस एडमिनिस्ट्रेटर लग गया है, अब एडमिनिस्ट्रेटर अभी में जब तक इलेक्शन नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटर हटेगा नहीं। अभी ऑलरेडी हम लोग 9-10 मंथ से एडमिनिस्ट्रेटर मेरे सोसाइटी में है। अब मैं इलेक्शन कभी कराऊं और कभी मैं नया कमिटी अपॉइंट करूं, इसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? देखिए कि जो सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है वहां तो आप इलेक्शन एक्सटेंशन हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इलेक्शन तो ले नहीं सकते अभी,
तो ऑलरेडी इलेक्शन को एक्सटेंशन दिया है, तब तक इलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रखना है तो यू कैन मेक अ 3 members कमिटी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ योर सोसाइटी एंड दैट कैन बी अपॉइंटेड इंस्टेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। यू कैन चेंज इट फ्रॉम द योर लोकल डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हटा के वहाँ 3 member की कमिटी अपॉइंट कर सकते हो और उनके थ्रू अपना सोसाइटी का कारोबार चला सकते हो। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज इलेक्शन आर एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। वैसे कोविड सिचुएशन में हम लोग इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर है करके स्पेशल इलेक्शन तो नहीं ले सकते, तो इसलिए आपको इलेक्शन तभी लेना पड़ेगा जब एक्सटेंशन जो दिया रहेगा या गवर्नमेंट से डिक्लेयर हो जाएगा कि अभी इलेक्शन ले सकते हैं, उसके बाद ही आप इलेक्शन ले सकते हो। तब तक आपको एडमिनिस्ट्रेटर या अथोराइज जो कमेटी रहेगी वो काम करेगी। स्वामीनाथ जी, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन तैयार करना होगा आपका लोकल डेप्यूटी रजिस्ट्रार के नाम से, और उनको आपका पूरा दर्द बताना पड़ेगा कि 7 महीने से या 9 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर है और हमें हमारा 3 मेंबर आप कमिटी करके बना के दीजिए। उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, और वो तीनों आदमी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उनका एक डिक्लेरेशन आपको लेना पड़ेगा, वी आर नॉट द डिफॉल्टर्स, वी आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट टू बिकम ए कमिटी मेंबर एंड वी आर विलिंग टू वर्क एज ए कमिटी मेंबर। उसके बाद उस एप्लीकेशन में ये तीनों का कंसेंट, अलग अलग कंसेंट आपको जोड़ना पड़ेगा। 3, 4, 5 आदमी जितने भी लोग तैयार है, उसमें से 2 या 3 आदमी को डेप्यूटी रजिस्ट्रार नियुक्ति करेंगे, एक चेयरमैन करेगा, 2 कमिटी मेंबर बनाएंगे, और वो ऑर्डर के बाद ऑथराइज ऑफिसर से एडमिनिस्ट्रेटर आप चार्ज ले सकते हो। आप जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक आप अपना कमिटी का कामकाज कर सकते हो। एनी क्वेश्चन स्वामीनाथ? No, Is that's it okay. clear? Yes, So it is clear. at least more than 51% members should sign that petition. Okay. Suppose there are 16 members, at least 9 members should sign that petition. Okay. Okay. And consent of all the 3 or more people are required, saying that Okay. yes, we are ready to work as a administrative board member. Then the registrar will decide to replace the administrative board instead of authorized officer. Okay. Right, sir. Right, sir. Thank you. योगेश सागर का क्वेरी है। मुझे ये पूछना है कि अगर सोसाइटी में 100 मेंबर के ऊपर होते हैं और कोविड-19 सिचुएशन के हिसाब से 100 मेंबर से ज्यादा हम जमा नहीं कर सकते हैं, तो उस सिलसिले में एजीएम कैसे होगा? ऑनलाइन भी नहीं ले सकते हैं और 100 मेंबर से अगर ऊपर है तो भी नहीं जमा हो सकते, तो उस सिलसिले में क्या करना होगा? देखिए, आपको एजीएम जिस चीज के लेना है वो सभी पावर सभी मैनेजिंग कमेटी को दिए है गवर्नमेंट ने, क्योंकि एजीएम अलाउड नहीं किया है फिजिकली, आप इकट्ठा नहीं हो सकते मोर देन 100 पीपल से करके, तो आपको एजीएम लेना मना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जितने भी काम एजीएम के थ्रू करने हैं, फॉर एग्जांपल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, आपको डिविडेंड देना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, नेक्स्ट ईयर का बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, ये जो सब चीजें हैं, ये सब करने के लिए कमिटी को पावर्स दिए गए हैं और कमिटी ये सब करती है, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो काम जो है कमिटी जो करेगी वो सब काम आपको नेक्स्ट एजीएम में रेटिफाई करना पड़ेगा और एजीएम के सामने रखना पड़ेगा। तो आपको एजीएम लेने की जरूरत नहीं है, कमिटी भी सब काम कर सकती है इन दैट केस वेयर देयर आर मोर देन 100 मेंबर्स। अभी इस सिलसिले में जैसे भी बिल्डिंग रिपेयर का अगर काम करना होता है और एजीएम का परमिशन लेना, क्योंकि अमाउंट वहां पे बड़ा होता है, मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है, उस सिलसिले में अगर हम एजीएम नहीं लेते हैं तो वहां पे हम बिल्डिंग रिपेयर का काम कैसे कर सकते हैं? और अल्टीमेटली अगर मॉनसून आता है और ये एजीएम रिस्ट्रिक्शन नहीं उड़ता है, आपको उस सिलसिले फाइनेंशियल में क्या? प्लानिंग और बजटरी प्रोविजन, फाइनेंशियल प्लानिंग के फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकिए, मैं आपको देखो, इसमें जो है द कमिटी शैल इन द फाइनेंशियल 2020-2021 have the power to decide on the disposal of surplus and annual budget for the next year and to appoint an auditor or auditing firm from the panel approved by the state government in this behalf. मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह, मतलब गवर्नमेंट ने जो यदि कितना 2 नवंबर, अभी 2 नवंबर का निकाला एक जीआर है, उसमें दिया है कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो आप कर सकते हैं, तो उसके अंदर ये सब करेंगे आप। अगर रिपेयर वगैरह करना है तो ये डिसीजन भी आप कमेटी ले सकती है, बाद में उसको एजीएम में रेटिफाई कर दीजिए। कोविड की वजह से काफी अकाउंटिंग पर्पसेस और सोसाइटी मैनेजमेंट काफी सफर किया हुआ है। अकाउंट्स और बाकी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं हो पा रही है, जो मंथली मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग में प्रॉब्लम आ रही है और काफी चीजें मेंटेन नहीं हो पा रहा है।
उस सिलसिले में कैसे कैसे क्या करना चाहिए, वहां पे कहाँ पे नहीं, हम खड़े अभी आप क्या कर सकते हो, अभी कमेटी की मीटिंग आप कंटिन्यूस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी अनलॉक नहीं हुआ था तभी ऑनलाइन मीटिंग के लिए परमिशन ऑलरेडी दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तो पूरा अनलॉक हुआ है तो 15-20 लोग आप मैनेजिंग कमेटी में जितने भी मेंबर्स है आप आके मीटिंग ले सकते हो। तो सोसाइटी का ऑफिस रहेगा तो ऑफिस में ले सकते हो, या ओपन प्लेस रहेगा सोसाइटी में तो वहां भी चेयर डाल के आप मीटिंग ले सकते हो। तो कमेटी का मतलब सोसाइटी का कोई अफेयर्स मैनेज करने के लिए अभी कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कमेटी ने लेना चाहिए मीटिंग वगैरह। अगर ऐसा कोई नहीं ले रही कमेटी और कुछ मेंबर को परेशानी हो रही तो आप तुरंत डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाइए, उधर के लोकल डिप्टी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दीजिए, तो वहां से तुरंत वो उनको लेटर दे देंगे कि आप मीटिंग कर सकते हैं करके। ठीक है, क्योंकि पहले के लॉकडाउन पीरियड की बात है, अभी तो खैर खुल चुका है, 25-50 आदमी 100 आदमी तक जमा हो सकते हैं। हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। संजय दलवी का सवाल है। नमस्कार सर, माझा प्रश्न असा आहे की आमची 7 सोसायट्यांचं फेडरेशन आहे, तर फेडरेशनचं इलेक्शन जसं आपण आता म्हणालात की 31 डिसेंबर पर्यंत आपण पोस्टपोन केलेलं आहे, तर 31 डिसेंबर पूर्वी जर 7च आमचे सोसायट्यांचे फेडरेशन आहेत त्याचं आम्ही इलेक्शन कंडक्ट करू शकतो का? आणि त्यासाठी जे सोसायटीचे रूल्स आहेत, म्हणजे ऍक्च्युली प्रायमरी मेंबर्स आमचे 300 लोकांचे आहे, तर ती आम्हाला एजीएम लिमिटेड मेंबरच्या गॅदरिंग मध्ये ती घेता येईल का? 7च मेंबर आहे तुमचे? हो, 7 सोसायटी आहे. हे बघा, इलेक्शन घेण्यासाठी एक्सटेन्शन दिलेलं आहे, परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे कुठल्या GR मध्ये असं स्टे केलेलं नाही कुठली गोष्ट की इलेक्शन तुम्ही घेऊ नका असं म्हटलेलं नाहीये. परंतु एक्सटेन्शन दिलेलं आहे की ज्या समित्यांच्या इलेक्शन पात्र आहेत, इलेक्शन कमिटी इलेक्शन घ्यायला पात्र आहेत, अशा समित्यांचे इलेक्शन घेण्यासाठी शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. परंतु अशा ज्या छोट्या मोठ्या संस्था आहेत तिथे त्यांना स्टे दिलेला नाही. त्यामुळे आपण आपला प्रस्ताव कृपया संबंधित डेप्युटी रजिस्ट्रार मार्फत इलेक्शन आयोगाला पाठवावा तिकडे पुण्याला. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून काय योग्य निर्णय असेल तो घेतला जाईल. धन्यवाद, थँक्यू. आनंद जगताप, त्यांचा प्रश्न असा आहे, आवर सोसायटीज ऑफ 3 buildings, 2 buildings have already submitted letter to the committee for not continuing with the society and want to form their own independent society. One building have gone ahead and opened a separate bank account to collect the maintenance and meet their own day-to-day expenses and repairs. Please advise how to divide these societies. नहीं, ऐसा नहीं कर सकती सोसाइटी ऑल ऑफ सडन की खुद का अकाउंट ओपन करेगी और कारोबार अलग करेगी. व्हेन देयर इज ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ 3 बिल्डिंग्स, 3 बिल्डिंग का सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना? बिल्कुल है. हाँ, तो फिर ऐसा अकेली बिल्डिंग जाके कहीं अकाउंट ओपन नहीं कर सकती अनलेस दे आर परमिटेड टू ओपन द अकाउंट. तो उनको क्या करना पड़ेगा कि तीनों सोसाइटी को एक साथ आके एक एजीएम कंडक्ट करिए. लेकिन अभी एजीएम हो नहीं सकता तो ऑनलाइन आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो. उसमें बायफर्गेशन अंडर सेक्शन 17 बायफर्गेशन का प्रपोजल आप मंजूर कर सकते हो और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर सकते हो प्रपोजल. तो फिर उसके बाद आपका बायफर्गेशन हो सकता है, तो बकायदा 2 or 3 सोसाइटीज कैन बी रजिस्टर्ड और विंग वाइज सोसाइटी कैन बी रजिस्टर्ड. देन आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपका खुद का कारोबार कर सकते हो. लेकिन तब तक आप एक सोसाइटी है तो एक सोसाइटी करके आपको चलाना चाहिए. दूसरा अकाउंट ओपन किया तो वो सब इलीगल हो जाएगा बाद में, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट इज रॉन्ग. नहीं, देखिए आनंद जी, प्लीज लिसन केयरफुली what Dr. Kishore Mande has suggested. Your society is one society. They have to function within the provisions of the act and rules and bylaws. You cannot violate and one of the societies just go and open the account and manage your own building account. That is not permitted. In order to have दूसरा, हेलो एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ कि उनका एक जवाब बाकी था कि अगर मतलब सोसाइटी 3 बिल्डिंग जो है तो तीनों सेपरेट होना चाहती है या खाली एक बिल्डिंग सेपरेट होना चाहती है? आनंद जी, तो 2 बिल्डिंग, हाँ, तीनों बिल्डिंग सेपरेट हो जाएगा क्योंकि आउट ऑफ 3 2 आर whether they are willing to separate or not willing to separate. They are willing to separate. If they are willing to separate, then section 17 will become in picture. And if they are not willing to separate, suppose out of 3 buildings, only 2 buildings or only 1 buildings are willing to separate from to form a separate society, then you have to make a proposal under section 18. तो सेक्शन 17 और 18 दो सेक्शंस है बाइफर्गेशन के. अगर खुद सब लोग आके इकट्ठा होके अगर चाहते हैं खुशी से कि हम लोग सेपरेट होना चाहिए तो सेक्शन 17 विल कम इन पिक्चर. अगर एक विंग ही चाहती है सेपरेट होना है
तो फिर सेक्शन 18 के अंडर प्रपोजल देना चाहिए आपको, ऐसा है। वी आर शेयरिंग द सेम कॉमन एमिनिटीज, जनरेटर हुआ या व्हाटएवर, कंपाउंड हुआ, गेट हुआ। उसमें से बाइफर्केशन के लिए एक प्रपोजल है, सर्कुलर है। आप डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वो सर्कुलर चेक करिए, उसमें क्या क्या पॉइंट दिए, 8-9 पॉइंट दिए उसमें कि क्या क्या होना चाहिए। सेपरेट इलेक्ट्रिक मीटर होना चाहिए, सेपरेट एंट्रेंस एग्जिस्ट होना चाहिए, एंट्रेंस एंड आउटगेट होना चाहिए, पानी का टाकी सेपरेट होना चाहिए। मतलब अगर सेपरेट सोसाइटी फॉर्म होती है तो उसका मैनेजमेंट सेपरेट होना चाहिए। फिर अगर मिक्सअप रहता है, सब लोगों को एक साथ ही आके कुछ करना पड़ेगा कॉमनली, तो फिर वो सेपरेट नहीं हो सकती है। तो आप पहले जाके जरा सर्कुलर चेक करिए, उसमें आपके पॉइंट सब बैठते कि वो देखिए और उस हिसाब से प्रपोजल फाइल करिए। फाइन सर। डॉक्टर मांडे साहब, हाँ, party Paul Lazardo, he has a question. A member is settled in a foreign country for last 7 years and keeps the flat giving on live and license. He had over the over AGM notice to her flat tenant. The member however pays her annual outgoings regularly. Can she be penalized for removing her as a not an active member? So he is not an active member because he is paying the maintenance. He has kept the tenant for 7 years. Does not come in the society at all in the general body. Can we remove him because he is not an active member? तो उसमें once he should apply to the committee for his absence. उन्होंने परमिशन ली है क्या? एब्सेंट रहने के लिए परमिशन लेना चाहिए। परमिशन भी देती है, कुछ जेन्युइन रीजन होता है कि नहीं आ सकता है, उसको टिकट नहीं मिली है, कुछ काम है उसी टाइम में, फॉरेन में रहता है, तो उसको लीव नहीं वहां से सैंक्शन हो गई आने के लिए। तो ऐसा कुछ रीजन दे कि अगर दे विल अप्लाई टू द मैनेजिंग कमिटी एंड द मैनेजिंग कमिटी विल सैंक्शन देयर एप्लीकेशन फॉर नॉन एब्सेंस टू द जनरल बॉडी मीटिंग, then they will be not treated as a non-active member. They will be treated as active member. Their application should be sanctioned first prior to the general body. She has not sent the application. If you are not applied, then as per the act, you will be disqualified. You will be not treated as an active member. Thank you, sir. Paul, let me just clarify. Now there is a new GR which has been issued somewhere on 28th of October. Yes. For the current year, the active member and non-active member has been suspended. Section 27 1A, which is related to voting rights of active and non-active member, has been suspended for the current year because of the COVID. So under that circumstances, कोविड से ठीक है, लेकिन Yeah. individual केस में नहीं है। secondly, from 9th March 2019, a new chapter has been introduced in the Cooperative Society Act, and under that chapter 13B, section 27 and 26 are not applicable to cooperative housing society, which means active member and non-active member is not applicable to housing society, and this what you are asking was relevant before 9th March 2019, and therefore now you will not be able to remove him because now the concept active and non-active members are not there. All are considered as active member. ठीक है, Paul? Yeah, I understood. So Okay. you cannot remove him. Okay. Vaishali Patil, she wants to ask some question. Vaishali, are you there? सर आम्ही जॉईंटली अटेंड करतो दोघे पण. आमची एक सोसायटी आहे, त्यांचे मेंबर 100 प्लस आहेत, 100 प्लस. आता तुम्ही म्हणाल्याप्रमाणे अनलॉक झालेलं आहे सर्व, तर मी एजीएम घेऊ शकतो का? हा, तुम्ही एजीएम घेऊ शकतात. साहेबांनी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. बघा, कोरम साठी आपल्याला 20 माणसं लागतात आणि जनरल बॉडी मध्ये किती मेंबर असेल तरी 50 पेक्षा जास्त लोक येत नाहीये. तर तुम्ही कोरम झाल्यानंतर लोकांना सांगू पण शकतात. तुम्ही आता वेळेवर नंतर आलेले आहेत म्हणून 50 पर्यंत तुम्ही लोकांना घेऊन तुम्ही जनरल बॉडी घेऊ शकतात. काही प्रॉब्लेम नाही, कुठेही स्थगिती दिलेला नाहीये. ओके, दुसरा काय प्रश्न होता तुमचा? सर, कमिटीमध्ये 2 मेंबर कोऑप करू शकतो का आपण आता वॅकन्सी फिल करण्यासाठी करंट सिच्युएशन क्वेश्चन विचारतो की आता कमिटीमधले काही 2 मेंबरने रिझाईन केले आहे, ड्युटी त्यांचा आउटडोर वर्क असल्यामुळे. बरोबर, करू शकतो का मेंबर 2 कमिटी म्हणून? हा, बघा पाटील साहेब, प्रश्न तुमचं व्यवस्थित आहे. आता नवीन चॅप्टर आलेला आहे 154B.
ओके, त्याच्यामध्ये 154B19 मध्ये निवडणुका बाबतीत थोडंसं क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे. तिथे सबसेक्शन 4 मध्ये असं म्हटलेलं आहे 154(19)B4 मध्ये की एनी मेंबर कॅन बी कोऑप्टेड. आता प्रश्न असा येतोय, एनी मेंबर कॅन बी कोऑप्टेड म्हटलेलं आहे, तर तुम्ही कायद्याच्या दृष्टीने तुम्ही खऱ्या अर्थाने कोऑप्ट करू शकतात, पण त्याच्या नियमावली आलेला नाहीये. कसं कोऑप्ट करायचं, कमिटीमध्ये कोऑप्ट करायचं का जनरल बॉडीमध्ये कोऑप्ट करायचं, त्याच्या नियमावली आल्यामुळे काही सोसायटीला आम्ही सांगतो तुम्ही जेवढं शक्यतो होतो तेवढं कोऑप्ट करू नका, पण पर्याय नसेल आणि तुम्हाला कोऑप्ट करायचंच असेल तर तुम्ही कमिटी मीटिंग घेऊन कोऑप्ट करू शकतात. हे माझं काय म्हणतो, माझा सल्ला लोकांना असतो. मांडे साहेब त्याच्यावर अजून प्रकाश टाकतील. नाही, बरोबर सांगितलं तुम्ही. रूल्स नाही तोपर्यंत क्लॅरिटी नाहीये. तर क्लॅरिटी बरोबर. असेल तर काय होतं की काही परत तक्रार होण्याची शक्यता असते. परंतु ऍक्च्युली 154(19) तुम्ही मला जसं आहे, एनी कॅज्युअल व्हॅकेशन इन द कमिटी मे बी फिल्ड बाय कोऑप्शन अँड टर्म ऑफ द कोऑप्टेड मेंबर शॅल बी को-टर्मिनस विथ द टर्म ऑफ द कमिटी. मतलब तो राहिलेल्या पिरियड पुरतं तुम्ही त्याला कोऑप्ट करू शकतात साठी, परंतु कोऑप्शन करण्याचे रूल्स रेग्युलेशन नाही. तर सर्वांची समजा कमी मेंबरची संस्था असेल, एक 20-25 मेंबर असेल किंवा 20 मेंबरपेक्षा कमी असतील आणि लोकांचे डिस्प्यूट नसतील तर तुम्ही रिटर्न कन्सेंट घेऊन करू शकतात कोऑप, काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त रूल्स रेग्युलेशन नाही. ओके, थँक्यू सर. थँक्स अ लॉट. थँक्यू. Yeah, sir, good evening, sir. This is Anand here. या आनंद, Myself, go ahead. See, basically, there is a issue with the cooperative housing society at Kalyan. Okay. 2011, I have been complaining with the deputy registrar, DDR, and even up to Mantralaya it has been gone, wherein the flat is in my sister's name. Okay. When my sister was getting transferred, the details and the letter in court paper was given that I won't be here, so the entire things will be handled by my brothers, and the nominee is my mother of the flat. Okay, and then the secretary had already accepted and given the sign and everything. But since 2011, there were a lot of misappropriations in the society. There were no book of records, no nothing. When it was asked, so nothing was produced. So then the letter was issued to deputy registrar. Since 3 years, there was nothing happening from their end. See, the thing is, repeated grievances raised with the deputy registrar also. There is no response from them. The issue has gone to DDR. DDR also had instructed the deputy registrar to take action, but nothing happened. Then this grievance even reached up to Mantralaya to the principal secretary. Then principal secretary sent a notice to DDR, and then the deputy registrar turned in an abrupt way, taking the things into a wrong way, saying that these people are going to high levels and things like that with all the paperwork, and he misguided the society to make wrong allegations. Even that letter has been given to the concerned senior authorities. Okay, Anand, let me just tell you, you have a major dispute with the society in its functioning, correct? Is it related to your personal dispute with the society, or is it related to the functioning of the society? Functioning of the society. Why Is it related to accounts, audit, what it is? functioning of the society? Yeah. See, in the functioning of society, is it related to accounts and audit, or is it related to the general body, or is it related to repairing? Is it related to spending more money? Building, there is no proper maintenance, drainage, leakage, nothing has been taken care of. Okay. Okay, and book of records are not there. Then the committee, they change according to their own wishes, few people. And see, the problem is then now since last 2 years, they're telling you cannot speak because the flat is not in your name. It's in your sister's Okay. name. Okay. Right. Anand, what you have to I think do? there is a dispute between Have members well- also. There is Correct, correct, that's correct. not proper. Yeah, Who is a member of the society? my sister. Your sister is a member of the society. Where she lives? Yes. She is in Mumbai or outside? No, now she's out of Mumbai. Ah. See, when she was going, she had given a letter very clearly in a 100 rupee stamp paper stating that I'm going out of Bombay. The nominee of the flat is my mother's name. Okay, and the further नहीं, thing. that will not serve the purpose on the 100 rupees stamp paper. ऐसा करके nomination नहीं होता है. आपने you have to file the proper nomination. तो Yeah, आपका but the- nomination है और nominee के नाम पे फ्लैट ट्रांसफर हुआ है क्या? जब तक ट्रांसफर नहीं Yeah, nominee is my mother. Nominee is my mother already. नॉमिनी का कोई संबंध नहीं. ओरिजिनल मेंबर जो रहेगा ना, उसके थ्रू हाँ. ही सब पेपर लेटर वगैरह सब दिए जाएंगे. मुझे पहले Yeah. बताओ कि आपने कभी सोसाइटी का ऑडिट रिपोर्ट लिया है क्या? नहीं ना, देते ही नहीं ना. हाँ, तो See, आप that's the ऑडिट problem. रिपोर्ट के पहले क्या करो कि एज अ मेंबर आप सोसाइटी का ऑडिट रिपोर्ट ले लो. When you will get the audit report, you will come to know the proper accounting system of the society,
whether there is fraud, mismanagement, or misfunctioning of the society. So you first get the audit report of the society. If you will not get the audit report of the society from your society, you can get it through the register office only. तो रजिस्टर ऑफिस से जाके आप ऑडिट रिपोर्ट लीजिए, फिर ऑडिट में क्या ऑब्जेक्शन है दीजिए, और अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ कंप्लेंट. When you make a complaint, then nobody will entertain your complaint because there is not specification in the complaint की on what way you should proceed further. तो आपको क्या करना चाहिए कि कंप्लेंट्स का पूरा ये देना चाहिए कि आपका रिपेयर का कंप्लेंट्स है या ऑडिट के बारे में कंप्लेंट है, ज्यादा खर्चा हुआ कंप्लेंट है, अगर लीकेजेस है तो उसका कंप्लेंट, ये स्पेसिफिक आपको करना पड़ेगा उस हिसाब से. All letters are point wise. Given that there is no book of No, accounting. Anand, you are trying to see. Let me tell you, if you have any specific complaint, there are different authorities whom you have to go and make the complaint. See, you please go through bylaw number 174 and 175. So in the bylaw number 174, there are various authorities which have been specified. What are the complaints you have to take in the general body? What are the complaints you have to take to the cooperative court? What are the complaints you have to take to the civil court? What are the complaints that you can take to the registrar? And there is a specific format of the complaint given in the bylaw itself. There is a format for the complaint. What happens, Anand, you and me, without understanding what the registrar wants, we go and write the story. You write any number of story, there will not be any answer. Your complaint should be very specific. Prayer should be very specific. Whatever prayer he can do, he will do. What he cannot do, he will say that it is not in my jurisdiction. So you make a proper complaint. I think it will be heard. Second thing I can tell you, if you are so aggrieved, there is a Right to Public Service Act. Under the Right to Public Service Act, there is some. We in our building, we had a brother and sister, both spinsters. Each one had their own flat, adjoining flats. So the brother died, and since the sister was a nominee, she put the flat on her name, being the honorary secretary, and as a nominee, without bringing the will on record, now the heirs, that means the nieces, nephews, they're Catholics. So now what has happened is that sister has put the flat of her brother, given the flat of her brother by gift deed to her favorite niece. And can she do that, sir? मांडे साहेब, हाँ मी उत्तर देतो. Now brother has expired. Because brother has expired, that flat has been transferred to niece directly. No, it is put on the sister being a nominee. Acha, okay. On her name. Okay, see, now under the 154B, now if a nominee is considered as a provisional member, so they cannot be considered as a full-fledged member. And to make a full-fledged member, they will have to get the letter of administration or the succession certificate from the court. So unless until they bring, the membership will not be transferred. So therefore, till such time it will be a provisional member, and provisional member cannot make a gift and all. Paul, if that has happened, it is illegal, and therefore the aggrieved person may file a case in the court. But this has happened in 2014. Can I ask the question? Yeah, go ahead. Hello. Sir, this has happened in 2014. My question is like this, sir. We have a provisional working committee, a 1-year-old society. Okay. Meanwhile, the provisional working committee has lost the confidence of the entire members. Appears that they are in a mood that members demand that this provisional working committee should go, and the online election is being allowed, so it should be conducted. My question is that whether this provisional working committee's existence is required to be there to conduct the election, general body meeting, etc., or some other small committee can conduct the meeting and the general body and the election can be conducted by the small committee. मांडे साहेब, मला ऐकायला नाही आला प्रश्न, काय म्हणताय? ओके, हाँ ठीक है, मी सांगतो, उत्तर मी देतो. सी मिस्टर मनोहर, there is a provisional committee. Now the elections are not allowed, so that is postponed because there is no election rules.
till the election rules happen, you cannot do anything. In case all the provisional committee members are ready to resign, and there are 3 people in the society who are ready to work as administrative members, you can take their consent, give it to the registrar, signed by more than 51% members. Then the registrar can appoint, those 3 people as administrative committee members till the proper elections are held. Okay, Mohinder, you can ask the question. थैंक यू रमेश जी। किशोर जी, मेरा 2 सवाल था। एक सवाल मेरा ये है कि हमारी सोसाइटी ने अभी रिसेंटली जो शेयर सर्टिफिकेट का वैल्यू बढ़ा के 25 रुपीज से 50,000 कर दिया है, तो उनके पास पावर है 50,000 करने का? 25 रुपीज शेयर सर्टिफिकेट का कॉस्ट बढ़ा दिया। हाँ, उसको 50,000 का शेयर कर दिया इन्होंने। नहीं 50 नहीं किया होगा, 500 किया होगा। 250 रुपए का शेयर था। 50,000 पर मंथ। पहले हाँ, 50 का था, अभी 500 का हो गया, तो 500 के 50 रुपीज के 10 शेयर्स किए रहेंगे उन्होंने। बराबर। तो 10 शेयर के बदले उन्होंने 10,000 का अपना 5,000 का 10 शेयर्स कर दिया। जो 50,000 का डिमांडिंग फ्रॉम मी। आपसे मांग रहे हैं कि सबसे मांग रहे हैं? सबसे मांग रहे हैं, उन्होंने अपने जनरल बॉडी में पास करा लिया है। अच्छा, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्चुअली रीडेवलपमेंट में है एंड इट इज केस वाइज। तो अभी जो हमारी सोसाइटी का जो पैसा जमा है, तो ये लोग क्या करें कि जो नया मेंबर बनेगा तो हमारे जो सोसाइटी का पैसा उनके वजह से चले नहीं जावे, इसलिए हर मेंबर से 50,000 मांग रहे हैं। देखिए ऐसा है मोहिंदर, यदि जनरल बॉडी ने रेजोल्यूशन पास किया है और आपका बायलॉस में ऑथराइज कैपिटल उतना अवेलेबल है, मिनिमम जो है 250 का है, 5 शेयर्स और 50, अभी 500 किया है, अभी 500 किया है, 50 रुपए का 10 शेयर देना चाहिए एज पर द न्यू मॉडल बायलॉ। ये मिनिमम है, लेकिन इसके ऊपर करना है तो जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास करके सबसे फंड रेज कर सकता है, बिकॉज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर द सोसाइटी टू रेज द फंड इज शेयर कैपिटल। तो जैसा आपका अलग अलग चार्जेस रिकवरी कर सकते हो, वैसे ही आप शेयर कैपिटल भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये सबको बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ मोहिंदर के लिए किया होता तो गलत था, सबको बढ़ाया है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि इतना पैसा जमा होने का इन्होंने किया, कोऑपरेटिव कोड अपना कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा किया, अब वो पीएमसी बैंक में वो अमाउंट पड़ा हुआ है और वो अटक गया पैसा। नहीं, वो तो अलग चीज है। सोसाइटी में रखना जरूरी है क्या? मैं वो कि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर रीडेवलपमेंट है, बराबर, वो फेज वाइज में हो रहा है। सही है। उसमें अभी एक टावर कंप्लीट हुआ है, हाँ। तो अराउंड 350 मेंबर से ओनली 50 मेंबर्स हैव बीन शिफ्टेड। ओके, तो 350 में से 50 मेंबर शिफ्ट हुए हैं और उसमें बाहर के मेंबर नए आए जो बिल्डर ने सोल्ड किए हैं। हाँ। अभी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये ट्राई कर रही है कि वो उसको सोसाइटी को अलग करना, टावर का सोसाइटी अलग फॉर्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ। और जबकि प्रॉपर्टी की एम्यूनिटीज सब कुछ एक ही, टोटल 13 टावर्स बनने वाले हैं। बराबर, जितनी भी एम्यूनिटीज है वो सब शेयर करने वाले हैं। बराबर। एंट्रेंस भी एक है, एग्जिट भी एक है, तो क्या वो सोसाइटी को अलग कर सकते हैं? सोसाइटी क्या प्राइवेट लैंड पे है क्या? कौन से लैंड, भाड़ा के लैंड पे है क्या? सर प्राइवेट लैंड पे है। प्राइवेट लैंड पे नहीं, सोसाइटी अलग हो भी जाती है ना, तो अभी लैंड बाइफरकेट नहीं होगी, तो सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए अलग हो सकती है, लेकिन लैंड जब बाइफरकेट होगी तो आपको आपका प्रोरेटा शेयर ही मिलेगा लैंड में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी अलग सोसाइटी। नहीं, तो वो कंडीशन डाल के रख रहे हैं कि आपको उस लैंड में हमको कोई एक्स्ट्रा एफएस कुछ भी पड़ेगा तो आपको मिलेगा नहीं इसका बेनिफिट। ऐसा बोलने से नहीं होता है। सर जनरल बॉडी में पास करते हैं, हमारे मेंबर समझते हैं पास हो जाता है और बाद में मेंबर को इशू फेस करना पड़ता है। बराबर। अब कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में इतने लंबे हियरिंग चलते हैं कि सब तो 5-5 साल केस लड़ते रहो, तब तक पूरा डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। देखो अभी एक तो लोगों को कायदा के हिसाब से काम करना है, नहीं है समझ के काम करना है, ये दोनों नहीं करता है तो कोर्ट कचहरी में जाना ही पड़ेगा ना, उसमें सॉल्यूशन नहीं है। वही तो ट्राई कर रहे हैं अवॉइड करने का। या हमारा धंधा मत बंद करो साहब, महेंद्र जी, हमारा कोर्ट कचहरी में जाने का धंधा है। राइट। या वो लाइटर में बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप आराम से समझ के काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सोसाइटी सेपरेट कर सकती है क्या एक सिंगल टावर? कर सकता है, लेकिन लैंड का एंटाइटलमेंट सेपरेट नहीं हो सकता है। जब कॉमन लैंड है, जब एमिनिटीज कॉमन है, गार्डन आरजी सब कॉमन है, तो वो आपको अलग नहीं कर पाएंगे, ओनली मैनेजमेंट के लिए। जैसा डॉक्टर किशोर मांडे साहब ने सही बताया, वो मैनेजमेंट के लिए आपको अलग कर सकते हैं। कॉमन एमिनिटीज में प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा हिस्सा, जो कॉमन एमिनिटीज में आपके बिल्डअप एरिया के हिसाब से प्रोपोर्शनेट मिलता है। ओके, सवाल
या उमेश, बोला बोला. हा नमस्कार साहेब, थँक्स हे सेशन ऑर्गनाईज केल्याबद्दल. मी चेअरमॅन आहे इथे पनवेल सोसायटीचा, पनवेल डायमंड ग्रीन व्हॅली. 1 वर्ष झालं आम्ही स्वतःच्या म्हणजे आमच्या इकडच्या लोकांनी हक्काने आम्ही बिल्डरकडून मागितलं, बिल्डर करून नाही दिली, आम्ही बिल्डरशी लढा करून घेतला. पण आता 1 वर्ष झालं त्याने आम्हाला शेअर सर्टिफिकेट काही फक्त झेरॉक्स कॉपी ऑफ हे दिलं प्लॅनचं, पण बाकीचे डॉक्युमेंट देत नाही, शेअर सर्टिफिकेट देत नाही त्याने अजून. तर अशा रीतीने आम्ही आरटीआय फाईल केलेलंच आहे, पण याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला काय करावं लागेल? आम्हाला टीम कन्व्हेन्सला पण जायचं आहे, काही सपोर्ट नाही करत आहे बिल्डर. सोसायटी कोणी रजिस्टर केली? तुम्ही केली की बिल्डरने केली? बिल्डरने करून दिली, पण आम्ही मागे लागून त्याच्याकडे घेतली आम्ही. ते देत नव्हता, तो देतच नव्हता 5-4 वर्ष. म्हणजे सर्व रेकॉर्ड तुम्हाला दिलं नाही? नाही दिलेलं आहे. पण आता दिलं का? नाही दिलेलं आहे. शेअर सर्टिफिकेट आम्ही जवळजवळ आम्ही पत्रव्यवहार पण केलाय. शेअर सर्टिफिकेट नावाची वस्तू आमच्याकडे असायला पाहिजे. ते जवळ 1 वर्ष त्यांनी त्याच्याकडे ठेवली. कदाचित शेअर सर्टिफिकेट दिलेच नसतील लोकांना, तर तुम्ही नवीन शेअर नाही, आमच्याकडे सही करून घेतल्या साहेब, आमच्याकडनं सह्या करून घेतल्या. चेअरमॅन, ट्रेजरर, सेक्रेटरीच्या सह्या लागतात ना, तो बोला मी फक्त तुम्हाला शेअर सर्टिफिकेट बाइंडिंग करून देतो रिटर्न. तो जो घेऊन गेला तो अजून रिटर्न नाही, आणि त्या फोनला बोलतो मी देऊंगा, लॉकडाऊन चालू आहे. 1 वर्ष झालं सर. तुम्ही काय करा, ते सर्व शेअर सर्टिफिकेट आहे ना ते कॅन्सल करून टाका. तुम्ही सांगा बघा, शेवटी चेअरमॅन, सेक्रेटरी, ट्रेझररच त्याच्यावर सही करू शकतात. तुम्ही असं करा, हे अमुक शेअर सर्टिफिकेट जे इश्यू केलेलं आहे ते आम्ही कॅन्सल करतोय, रद्द करतोय, आणि तुम्ही नवीन शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करा जनरल बॉडीमध्ये ठराव पास करून. ठीक आहे. आणि तुम्ही ह्या कंप्लेंट करून टाका पोलीस स्टेशन मध्ये, अमुक शेअर सर्टिफिकेट आम्ही कॅन्सल केलेलं आहे आणि हे सर्व बिल्डरकडे आहे, आणि त्यांनी वापरलं तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, आणि त्या पोलीस कंप्लेंट तुम्ही बिल्डरला पाठवून द्यावा. ठीक आहे? नक्की साहेब. या दुसरा कोणाचा प्रश्न आहे का? जयंत पाटील, हा विचारा. माझा एक क्वेश्चन आहे. एजीएम ने मेंटेनन्स फिक्स केलं होतं, एजीएम जनरल बॉडीने, त्यामध्ये त्यांनी पर स्क्वेअर फीट स्टेट रेट लावलं होतं. तर ते ऍप्लिकेबल असेल का सर्वांना? असेल स्क्वेअर फूट प्रमाणे लावले का सर्वांना समांतर लावलंय? सर्वांना रेट समांतर लावलेला आहे. रेट म्हणजे प्रत्येक फ्लॅट धारकांना इक्वल लावले का? एरिया वाईज लावलेले, त्यांचे एरिया वाईज रेट ऍप्लिकेबल केले. एरिया वाईज केले ते सिंकिंग फंड, रिपेअर फंड किंवा सर्व मेंटेनन्स स्क्वेअर फूट प्रमाणे लावलंय? सर्वांना स्क्वेअर फीट प्रमाणे लावलेलं आहे. सिंकिंग फंड, रिपेअर फंड आणि सर्व्हिस अँड मेंटेनन्स चार्जेस ओके हेड मध्ये लावले. बरोबर. नॉर्मली कसं असतो, सर्व्हिस चार्जेस जे आहे, जसं की सिक्युरिटी चार्जेस आहे, हाऊसकीपिंग आहे, हे सर्व समांतर लावता येईल इक्वल. बाकीचं मेजर रिपेअर्स म्हणा, तुमचं सिंकिंग फंड म्हणा, प्रॉपर्टी टॅक्स, इन्शुरन्स, एनए टॅक्स, जे काही संबंधित जमीनचं संबंधित आहे किंवा बिल्डिंगचं संबंधित आहे ते स्क्वेअर फूट प्रमाणे केले जातात. आणि एकदा जनरल बॉडीमध्ये ठराव पास केला असेल, तुम्हाला मान्य नसेल, तुम्ही परत स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये हे प्रस्ताव मांडा आणि त्यांना बायलॉच्या प्रमाणे आकारला सांगा. नाही पण सर, याच्यामध्ये फक्त एकच मेंबर ऑब्जेक्शन घेते, अदर एवढं मॅक्स टू मॅक्स 5% मेंबर्स ऑब्जेक्शन घेतात. ठीक आहे, तुम्ही आता एकदा जनरल बॉडीने ठराव पास केला, त्याच्यावर त्यांना दाद मागायला कोऑपरेटिव्ह कोर्टातच जावं लागतं. त्यांना कोऑपरेटिव्ह कोर्टात जाऊन स्टे आणावं लागेल. ज्यांना ह्याच्या ठरावाचं मान्यता नाहीये त्यांना जाऊन कोऑपरेटिव्ह कोर्टातून स्टे आणावं लागेल. ओके. माझा एक सेकंड क्वेश्चन, एक एजीएम कॉल करायची आहे, त्याचे मेंबर आहेत 122. तर ऑनलाईन एजीएम घेऊ शकतो का सर? मला मी असं वाटत आहे की परमिशन नाही म्हणून ऑनलाईन एजीएम नाही. एजीएम घेण्यासाठी ऑनलाईन परमिशन दिलेली नाही अजून. करेक्ट सर. त्यामुळे ऑनलाईन एजीएम घेता येणार नाही. हो, फिजिकली तुम्ही घेऊ शकतात. शैलेंद्र सावंत, तुमचा काय प्रश्न आहे का? ओके सर, थँक्स. ओके. एक महत्वाचा प्रश्न होता, तो ऍक्च्युअली स्किप करायला लिहिला होता. सोसायटी हँडओव्हर झाली आहे, तरी बिल्डर आता सध्या म्हणजे आपल्याला काय, तसं मी सांगितलं तुम्हाला, कोऑपरेट करत नाही, पण तो त्याच्या पार्किंग विकतो आणि काही माणसं घेतात पण पार्किंग, 1.5-2 लाखाला पार्किंग घेतात. आम्ही त्यांना समजून सांगितलं की सोसायटी झाली आहे, पार्किंग विकत घेऊ नका, पण ते चाललंय त्यांचं. काय करायचंय अशा बाबतीत? कोर्टात जावं लागेल साहेब, दुसरा काय पर्याय नाही.
Okay. Can a nominee become a committee member? Lakshman, what is your question? Father expired and the nominee is admitted in the committee. Can she come the managing committee as a secretary or chairman? Yeah. See, if there is a nominee, she is considered as a provisional member. Once she becomes a provisional member in the society record, she can contest the election. She can become a candidate. There is no problem. Once she becomes a committee member, then she can become an office bearer also. There is no problem at all. Okay. Only thing that nominee member, that is a provisional member, cannot sell the flat. They cannot, give mortgage the flat. They cannot create a third party right in the flat, but they can contest the election. There is no problem. Okay. Yeah. So one more regarding the 20% security deposit. If there is a no 20% security deposit by the developer, अगर builder नहीं देता है तो what action does the deputy registrar take? Sir, deputy registrar is not a court. In that case, you have to go in the civil court. Registrar does not have any jurisdiction to decide whether the builder should give the 20% or not give the 20%. Okay. But it is in the bylaws, sir. It is in the bylaws. Maharashtra Cooperative Act. Sir, ऐसा है लक्ष्मण, registrar can take the action against the committee if they have violated something. Okay. Okay. On the basis of the complaint. But registrar cannot take the action against the builder. Okay. Yeah. Okay. Can he take the criminal action against the committee? Who? Register against the committee? Criminal action. That they will enter into an inquiry, and after the inquiry, if there is a fault, then the criminal action will be initiated. Okay. Oh, thank you, sir. Yeah. Sir, I have a question. In case of the leakages from flat above into the flat immediately down below, who will bear the repair cost liability under the provisions of bylaws? Correct. See, repairing has to be carried out by the society. Okay. If there is an internal leakage or external leakage, everything has to be carried out by the society. Now, as far as expenses are concerned, Yes. normally the internal repairing expenses has to be borne by both the members together. But some of the societies do pass the resolution that 1/3 will be borne by the society, 1/3 by the upper flat owner, 1/3 by the lower flat owner. So that is up to the general body to decide how that expenses should be borne. Otherwise, repairing has to be carried out by the society only. Yeah. सोसाइटी का जो लीकेज का आप बोल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं, हमेशा कंप्लेंट्स आती रहती है. तो बेसिकली क्या होता है, उसमें आप सेग्रीगेट करो कि लीकेज कहाँ से है. यू हैव टू अपॉइंट इंजीनियर फॉर दैट थिंग. अगर सोसाइटी के कॉमन एरिया जो रहते हैं वहां से सोसाइटी को जो मेंटेनेंस करना है, वहां से अगर कोई लीकेज रहता है तो सोसाइटी चार्ज उसका कॉस्ट बेयर करेगी. लेकिन मेंबर के फ्लैट के थ्रू अगर होता है तो मेंबर को बेयर करना पड़ता है. जनरली जो प्रैक्टिस में होता है, इसलिए डिस्प्यूट होते हैं ज्यादातर. लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी कौन सा रिपेयर करती है, जो कॉमन एरियाज है वो सोसाइटी रिपेयर करती है. अगर आप रिन्यूएशन करते हो आपके फ्लैट का और आपका बाथरूम गलत है, उसमें से लीकेज नीचे जा रहा है, तो सोसाइटी की जिम्मेदारी कैसी हो सकती है कि वो रिपेयर करना है. तो आपको ही रिपेयर करना पड़ेगा इंटरनल लीकेज अगर आपके फ्लैट से थ्रू हो रहा है तो इसीलिए बहुत सारे केसेस डिस्प्यूट में जाते हैं. कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओ, कोऑपरेटिव कोर्ट में भी ऐसे आपको जवाब मिलेगा. बिल्कुल सही है. यस सर, और कोई सवाल? Can the person who was a nominee and the flat was transferred on his name, there was a no release from all his relatives of the person who has expired, can sell the flat? हाँ, he is a nominee, correct? हस्बैंड गुजर गया है तो वाइफ नॉमिनी थी, तो थ्रू नॉमिनी ट्रांसफर हुआ है. अब इसके बाद में जो लड़के हैं सबने रिलीज डीड दे दिया है. 2 न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दिया है कि मतलब कोई अगर क्लेम है तो इन्फॉर्म करे सोसाइटी को और एडवोकेट को, और एडवोकेट से नो क्लेम लेटर आ गया है. तो क्या नॉमिनी फ्लैट को बेच सकता है? नहीं, अभी देखो वो नॉमिनी नहीं रहा है. शुरुआत में वो नॉमिनी थी, लेकिन अभी बच्चे लोगों ने एनओसी दे दिया, रिलीज कर दिया, फिर नो क्लेम सर्टिफिकेट आ गया. इसका मतलब यू हैव टू रिलीज कर दिया मतलब क्या कर दिया?
रिलीज डीड बनाया होगा ना? रिलीज, हाँ रिलीज डेट पर, क्या रिलीज डेट? हाँ रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड रिलीज डेट रहेगा तो इनके फेवर में ही हक चले जाएंगे, तो वो सी विल बिकम अ फुल फ्लेज मेंबर, करेक्ट। देन शी कैन सेल द फ्लैट। ओके, थैंक यू। या ओके, आनंद गुप्ता जी, आपको कुछ सवाल करना है? नहीं, मुझे सवाल मतलब मेरे एक क्लोज रिलेशन में एक प्रॉब्लम चल रहा है कि देयर इज वन कोऑपरेटिव सोसाइटी, builder handed over that whole project to them. My relative got the possession also of that flat. His document have been he got the possession, he is staying there, and he has also paid the stamp duty, and he is also one of the founder member of that society when it got registered. But actually that his document did not got registered, it got stamped. He is a founder member, the flat is in his possession, he has paid the full money, but the society is not issuing in the share certificate. Okay. On account of that, this document is not registered. Okay. Now the builder's company is has gone in liquidation. Subsequently. So now that company is also not with that builder. Okay. So how he will get the share certificate, and whether it is right that the person who is the founder member and the society is registered, can they refuse him the share certificate? मांडे साहेब, कधी झालेली सोसायटी, कधी झाली, कधीची केस सांगता तुम्ही? रिसेंट आहे, रिडेव्हलपमेंटची केस आहे की कशी केस आहे? Yeah, it was a redevelopment case, but then his flat is in the sale component. So he has ओरिजिनल मेंबर होता तो, परंतु रिडेव्हलपमेंट नंतर जे अग्रीमेंट झालं ते रजिस्टर्ड झालेलं नाही. He has purchased the flat from builder, and while society when the building was handed over to all the allottees. मला हे कळत नाही, he has purchased the flat आपण म्हणताय, and he is a founder member of the society म्हणताय, whether he has purchased the flat after the redevelopment or he was the founder member of the society. No, he has purchased later on. See, he has purchased from the sale component. Sale component, then how he was a founder member then? That exactly I'm saying. See, the builder formed two society. One society for the rehab component. So there is no problem, and he has nothing to do with that. But he was a member for rehab original society. No, he was not. He is a part of the sale component, and he is a founder member. Okay. That is his possession. He is holding the. सर, मांडे साहेब, मी जरा सांगतो तुम्हाला. In the redevelopment, they made two societies. One society for the purpose of rehab existing members, and for the sale component, he made one more society. In that SRA ची स्कीम आहे का ही? No, it is a 33(7) matter. 33(7). Okay. 33(7) means such building where there is a existing society for the existing tenants and the new building for the new flat owners. हा जो माणूस आहे तो ओरिजिनल सोसायटी मध्ये देखील मेंबर होता, पण त्याने सेल कंपाऊंड मध्ये फ्लॅट परचेस केलेला आहे. No. He was not an original member at all. He has purchased. ओके, सेल कंपाऊंड मध्ये फ्लॅट परचेस, मग त्यांनी रजिस्ट्रेशन का नाही केलं तेव्हा? नाही, ते चुकून थोडा डिले झाला, आणि बाय दॅट टाइम कंपनी बिल्डर्स कंपनी मला हे कळत नाही चुकून डिले का, म्हणजे आपणच चूक करतो बऱ्याच वेळा की आपण रजिस्ट्रेशन करून घेणं ही आपली जबाबदारी आहे ना. आपण जर पेमेंट पूर्ण केलं, स्टॅम्प ड्युटी भरली, तर रजिस्ट्रेशन का नाही केलं? आता that part is already over. That mistake is already has been done by him. Now my question here is, he is a founder member. Then the society got registered. नहीं, हेलो गुप्ता साहब, आप जरा अलग समझ रहे हो. फाउंडर मेंबर मतलब आपका ये बोलना है कि ओरिजिनली ही हैज परचेज फ्रॉम द बिल्डर, बराबर है? करेक्ट. हाँ, तो यदि उसने परचेज कभी किया होगा, कौन सा साल में? उसने परचेज किया 2014 में. 2014 में. सुन लो, नॉर्मली 1985 के बाद जितने भी सेल परचेज हुआ है, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी भरा है, रजिस्ट्रेशन भी किया है. अभी 2014 में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी उसका वो गलती है. फिर भी आप रजिस्टर के पास जा सकते हो अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 23, आप मेंबरशिप के लिए मांग सकते हो, और उसके बाद रजिस्ट्रार को लगता है कि उसमें बराबर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, कुछ से रजिस्ट्रेशन रह गया, तो रजिस्ट्रार कैन ग्रांट द मेंबरशिप. ओके, द मेंबरशिप हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार ना. हाँ, तो ठीक आहे, शेअर सर्टिफिकेट इश्यू नाही किया करके आप मांडे साहेब त्यांनी काय केलं माहितीये का, जेव्हा सोसायटी रजिस्ट्रेशन झाला ना,
तेव्हा त्यांनी ऍप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सोसायटीवर सही केलेला आहे. पण सोसायटी काय म्हणतो, तुम्ही तुमच्या अग्रीमेंटवर स्टॅम्प ड्युटी भरलेला नाहीये म्हणून मी तुम्हाला शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करत नाही. रजिस्टर केलं नाहीये. स्टॅम्प ड्युटी देखील भरली म्हणतात, रजिस्टर केलं नाही म्हणतात. सॉरी, रजिस्टर केलं नाही म्हणून ते त्यांना शेअर सर्टिफिकेट देत नाही. आता काय करता येईल आनंद गुप्ताजी, तुम्ही सोसायटीचा रजिस्ट्रारला एक अर्ज करा की माझं शेअर सर्टिफिकेट 6 महिन्यामध्ये देणं आवश्यक होता, मी ओरिजिनल मेंबर आहे, माझं नाव नोंदणी प्रस्तावामध्ये आहे, म्हणून मला शेअर सर्टिफिकेट इश्यू करण्यासाठी डायरेक्शन द्यावा रजिस्ट्रारला सांगायचं, आणि रजिस्ट्रार इश्यू करणार डायरेक्शन. ओके. किंवा नाही किंवा रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये, सब रजिस्ट्रारच्या ऑफिसमध्ये जाऊन रजिस्ट्रेशन करून घेण्याचा प्रयत्न करा ना. तिकडे काय प्रोव्हिजन आहे का बघा एखादी. वन वे तर बिल्डर कंपनी तुम्ही म्हणता त्या अस्तित्वात नाहीये, तर बिल्डर कंपनी जर नसेल तर मग वन वे रजिस्ट्रेशन करता येतं का असं बघून घ्या जरा, तिकडे जाऊन काही प्रोव्हिजन असेल तर मग त्याप्रमाणे तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करून घेता येईल. जयसिंग शिवाजी सर, माझे एक 3 प्रश्न आहेत. एक सोसायटी 1 वर्ष झालं इलेक्शन होऊन, 1 वर्षानंतर 9 मेंबर इलेक्ट होऊन आले होते. त्याच्यानंतर 8 लोकांनी या कोरोना परिस्थितीमध्ये प्रॉब्लेम झाल्यामुळे 8 लोकांनी रिझाईन केलेले. एक मेंबर रिझाईन करत नाहीये, तर त्याला सोल्युशन काय करू शकतो? परत इलेक्शन घ्यायचं किंवा दुसरं काय सजेस्ट द्या. पहिला प्रश्न. त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, सोसायटी रजिस्ट्रेशनच्या अगोदरचा जो मेंटेनन्स आहे तो मेंटेनन्स वसूल करण्यासाठी आहे काय? आणि तिसरा प्रश्न असा आहे, बिल्डरनी मेंबरला पार्किंगसाठी अलर्ट केलेल्या लेटरवर मग ते मेंबर म्हणजे पार्किंग सोसायटी ऍक्सेप्ट करू शकते का? हा, तर कोरम होत नाही म्हणून तुम्ही रजिस्ट्रारकडे ऍप्लिकेशन करा, ते तुम्हाला अथॉरिटी ऑफिसर अपॉइंट करतील किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करतील, आणि मग तुमचं मॅनेजमेंट ऑफ अफेअर्स चालेल सोसायटीचं. कारण आता कोरमच राहिलेलं नाही, कोरम होत नाही म्हटल्यानंतर 77 खाली ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होईल. अच्छा. दुसरा प्रश्न असा, हाऊसिंग सोसायटीचे रजिस्ट्रेशन पूर्वीचा जो मेंटेनन्स आहे, रजिस्ट्रेशन पूर्वीचा मेंटेनन्स नाही घेत आपण, रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर हाऊसिंग सोसायटी कमी. त्याला दुसरा काही पर्याय आहे का? म्हणजे असं आहे ना, तुम्ही कोर्टामध्ये जावं लागेल, कोर्टात जावं लागेल, सिव्हिल कोर्टात. अच्छा. आणि तिसरा प्रश्न असा, बिल्डरनी पार्किंग अलर्ट केलेले आहे आणि ते आता हाऊसिंग सोसायटीनी ऍक्सेप्ट करावं का? बिल्डरला पार्किंग अलॉट करण्याचा अधिकारच नाही. सुप्रीम कोर्टात जजमेंट आहे, बिल्डरला पार्किंग विकता येत नाही. त्यामुळे ते सोसायटीचा राईट आहे की ऍक्सेप्ट करायचे की नाही करायचे, तुमचं म्युच्युअली ठरवू शकतात की करायचे की नाही करायचे. पण ऍक्च्युअली बिल्डरने अलॉट केले म्हणून आपण केलेच पाहिजे, इज नॉट नेसेसरी. एकदा सोसायटी फॉर्म तर सोसायटीच्या पोझिशन मध्ये सर्व पार्किंग असतात, तर सोसायटीने किती मेंबर आहेत आणि किती पार्किंग आहे त्याप्रमाणे अलॉटमेंट करायचंय, अलॉटमेंटचे रूल बनवायचे आणि त्याप्रमाणे सोसायटीचं पार्किंगचं मॅनेजमेंट करायचं आहे. पण बिल्डरनं सांगितलं घ्या 4 मेंबरला मला 4 पार्किंग दिल्यात मी विकल्यात, तर तसं करता येत नाही बिल्डरला. मांडे सर, खूप खूप धन्यवाद. एक लास्ट सवाल आज का हम लेंगे. प्रभु सर और मांडे सर, आप लोगों दोनों की इजाजत हो तो आज का लास्ट एक सवाल मिस्टर शैलेंद्र सावंत. मिस्टर शैलेंद्र सावंत. हाँ जी सर, मैं शैलेंद्र सावंत बोलते हैं. हाँ, तो अभी हमारा एसपीजीएम रिक्विजिशन के लिए हमने 114 मेंबर के साइन के साथ हमने एक रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी को दिया था. हमारे बिल्डिंग में टोटल 200 मेंबर है. सो हमने रिक्विजिशन दिया था अंडर बायलॉ 96. ओके, तो हमारा मैनेजमेंट कमेटी, और इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स इंक्लूड किए थे. एक था रिपेयर्स और एक था रीडेवलपमेंट, जो हमारे कॉलोनी में काफी समय से चलते आ रहा है. बट हमारा जो कमिटी है इसने हमको रिप्लाई किया है कि यू कैन ओनली टेक अ सिंगल पॉइंट इन एन एसपीजीएम, और अंडर बायलॉ 96 हमको ये कहीं भी इसका प्रोविजन नजर नहीं आता है. तो ये एक थोड़ा सा हमारा डिस्प्यूट एरिया है सर, इसके ऊपर थोड़ा सा एक हमको क्लैरिटी चाहिए. सेकेंड थिंग, उन्होंने हमको एक लेटर दिया हमारा कमिटी ने, और उन्होंने बताया है कि हमने क्लैरिफिकेशन हाउसिंग फेडरेशन से लिया है, और उन्होंने अंडर बायलॉ 135 दिया है कि यू कैन हैव ओनली एसपीजी, द रिक्विजिशन कैन बी ओनली अंडर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. So is the interpretation correct that we can have only one agenda in a requisitioned SPGM? That is my question, sir. नहीं, ऐसा बायोलॉजी में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि एक ही पॉइंट पे एजेंडा लेना चाहिए करके. जी सर, जी सर. आप कंसर्न डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाके उनको आपका ये दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, तो कमेटी को डायरेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि एसपीजीएम के लिए कोई सिंगल एजेंडा, सिंगल पॉइंट एजेंडा ऐसा नहीं होता. और सर उन्होंने हमको लिखित में दिया है स्टेटिंग, उन्होंने एडवाइस लिया है हाउसिंग फेडरेशन से
और हाउसिंग फेडरेशन उनको गाइड किया है कि जो मीटिंग है वो अंडर बाईलॉ 135 आप लीजिए और उसमें स्पेसिफिक एजेंडा ही होना है. सो दिस वाज द एडवाइस व्हिच वाज गिवन इन राइटिंग टू अस. एजेंडा मतलब स्पेसिफिक एजेंडा, बस उसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक एजेंडा. तो हमको हमारा कमिटी बोलता है कि आप एक ही सिंगल पॉइंट ले सकते हैं. इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है कि स्पेसिफिक एजेंडा मतलब आप स्पेसिफिक ही लिया है ना, रीडेवलपमेंट का है या रीडेवलपमेंट एंड रिपेयर्स. करेक्ट सर. हाँ, तो दैट इज स्पेसिफिक एजेंडा. आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रहे हो, हाउसिंग सोसाइटी ने उनको जनरली दिया है कि भाई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेके आप करिए, तो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही है. लेकिन सर हमने रिक्विजिशन अंडर 96 मांगा था और हमारा कमिटी हमको रिप्लाई कर रहा है कि हाउसिंग फेडरेशन हैज अंडर सेक्शन 135. तो डिस्पैरिटी है ना सर. हाँ, तो उन्होंने उनको क्लियर लिखा नहीं होगा, इसलिए उनका भी मिसअंडरस्टैंडिंग. बट सर और एक छोटा सा आपका और 2 सेकंड लूंगा सर. अगर हमने क्या किया था बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, 96 ये बोलता है कि देयर शुड बी 1/5 signed people. I mean it should be signed by 1/5 of the members. बरोबर सर. तर आता कारण कोविडच्या सिच्युएशनने आम्ही कोणाच्या दरवाजावर जाऊ नाही शकत. इन दॅट केस आम्ही काय केलेलं, आम्ही ईमेल वरती लोकांना सांगितलेलं की तुम्ही कन्सेंट द्या अँड ईमेल कन्सेंट आम्ही मॅनेजमेंट कमिटीला दिलेलं. तर सर हे व्हॅलिड आहे का? ईमेल कन्सेंट घेता येतील ना. जी सर, थँक्यू सो मच सर. कन्सेंट महत्वाचे आहेत, फक्त ईमेल कन्सेंट जर दिले तर मॅनेजिंग कमिटी ऍक्सेप्ट करू शकते, कारण ऑनलाईन मीटिंग जेव्हा आपण चालवतो तेव्हा ईमेल कन्सेंट ऍक्सेप्ट करायला काय प्रॉब्लेम आहे. बरोबर सर. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच फॉर युअर क्लॅरिफिकेशन सर. थँक्यू.